हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। और आज हम एक क्विक शो करना चाह रहे हैं। ये इसको थोड़ा सा, क्योंकि शो तो हमने किसी के साथ पॉडकास्ट प्लान किया था, लेकिन एक्चुअली इतनी इंडस्ट्री की लाइफ, मतलब इंडस्ट्री की पाथ चेंजिंग, जो इंडस्ट्री जिस पाथ पे चल रही थी उस पाथ को बिल्कुल शैटर कर दिया यूएस ने। इसका बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। अगर आप अपने घर में बैठ के सोच रहे हो कि इसका असर आप पे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। जो इस टाइम यूएस में हो रहा है, आप समझो कि आपका इसके पोर्टफोलियो से लेके आपके फ्यूचर में आपके बैग के अंदर कौन सी चीज पड़ी है, उसके ऊपर इसका बहुत डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहे हैं। हाँ प्रणब, बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। हमने सुनने में आया था कि यूएस विल क्रैक डाउन ऑन क्रिप्टो, यूएस विल मेल्ट डाउन द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन अ वेरी लॉन्ग सेंस, और बहुत कुछ वो करेगा ताकि क्रिप्टो को नीचे दिखा सके या फिर कम कर सके। और सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हुए हैं 2023 में, उसमें एसईसी ने प्रूव कर दिया है कि दे आर नॉट प्रो क्रिप्टो एंटिटी, एंड दे वांट टू टोटली not regulate crypto. They want to make sure that crypto is abandoned from the US soil land and दूसरी जगहों पे वो जा सके, जो कि बहुत शॉकिंग है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने टेक्नोलॉजी को अपनाया था। वहीं पे सबसे पहले स्टार्टअप्स हुए थे, जिसके कारण यूएस बन सका। But I think, right now what US is doing is definitely something which everybody has to cater to. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रशिया चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को लेके सब कुछ हो रहा है अभी, अगर आप देखो तो। और रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उसके कारण जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, उसके कारण यूएस डॉलर कैसे कम पड़े जा रहा है। सेकंड, हम एसईसी को डिस्कस करेंगे। एसईसी की कल मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने कितना रेट बढ़ाया घटाया, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आया, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एसईसी के 3 लगातार एक्शंस आए 2 से 3 दिन के अंदर। सुशी को बैन करना, उसके बाद ट्रॉन के साथ उसको एक नोटिस भेजना, एंड देन कॉइनबेस व्हिच इज अ लिस्टेड एंटिटी दैट वाज अप्रूव्ड बाय एसईसी, उसको एक नोटिस भेजना। उसको लेके पूरी तरह से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और 25 से 30 मिनट में इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ इमरजेंसी वीडियो बट अ मच मोर इंफॉर्मेटिव एंड रिक्वायर्ड वीडियो फॉर एवरीबॉडी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर देखना चाहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काशिफ, युआन के ट्रेड से। तो रशिया में आई थिंक देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन पुतिन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, और उन्होंने ये डिस्कस किया। एंड एट द एंड जब वो बाहर आ रहे थे तो कुछ रिपोर्टर्स ने उन दोनों की कॉन्वर्जेशंस को ट्रैक किया, जिसमें वो बोलना चाह रहे थे कि वी विल चेंज द वर्ल्ड नाउ। और उसके तहत ये चीज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात सामने आई, जो वर्ल्ड मीडिया ने और दुनिया ने कवर की, वो ये थी कि रशिया इज रेडी टू स्विच टू युआन इन फॉरेन ट्रेड्स, सेज व्लादिमीर पुतिन। यानी सारे फॉरेन ट्रेड्स के लिए अब रशिया यूएस डॉलर जो यूज होता था उसकी जगह युआन को यूज करेगी। इसके कारण चाइना की एक तो पोजीशन बढ़े जा रही थी वर्ल्ड के अंदर, अब और ज्यादा यूएस डॉलर जो है उसका डोमिनेंस कम होगा वर्ल्ड के ऊपर। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? इज चाइना चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर एंड रिप्लेसिंग यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम बीइंग द वर्ल्ड पावर? ये ग्रेजुअली होगा, एकदम से तो नहीं होगा, पर ये क्या इनिशिएशन है उसका? हाँ, तो आपको ना मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने रे डालियो की अगर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की सीरीज़ नहीं देखी है, तो आपको रे डालियो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं यूएस के अंदर, एक बहुत चर्चित नाम है। उनकी एक सीरीज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, रे डालियो की द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और उन्होंने में ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सिंपल सी बात ये रखी कि कोई के इतिहास अगर आप उठाओगे, पास्ट को अगर आप उठाओगे, तो पास्ट में जिस तरीके से किंगडम्स रूल करती थी कई हजार साल तक, जैसे यूरोप के अंदर किसी एक पर्टिकुलर किंगडम ने रूल करा, किसी एक जमाने में मुगलों ने रूल किया, किसी एक जमाने में किसी और रिजीम ने रूल किया, तो हर किंगडम का एक 1000 साल, 2000 साल, किसी ने 3000 साल, किसी ने 500 साल ऐसे जब राज किया, तो क्या ऐसा होता था कि उनका राज खत्म हो जाता था? क्या ऐसा होता था? तो एक चीज कॉमन पाई गई, वही चीज ये थी कि जो करेंसी है, जिस चीज को वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, उनके जो देश में वो यूज करते थे, जब जब करेंसी को डीबेस किया गया, और और कौन कौन से ऐसे हालात पैदा हुए, अगर उन हालातों को मॉडर्न एरा के अंदर जब अप्लाई किया जाता है, तो पता लगता है कि अच्छा, ये कारण बनेगा अब यूएस के डाउनफॉल का।
और अगर वो कितने सालों में बनता है, वो पहले बहुत साल लगते थे, अब वो थोड़ा जल्दी-जल्दी होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि यूएस जब से हम पैदा हुए हैं या जब से हम ये मॉडर्न दुनिया देख रहे हैं, तो यूएस इसका लीड भाई एक ज़माना यूनाइटेड किंगडम का था। जब जो ब्रिटिश पाउंड था वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी था। तो ब्रिटिश पाउंड के बाद वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर बना। अब यूएस डॉलर के बाद व्हाट नेक्स्ट? तो एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है। कोई चीज ऐसा नहीं होने वाला कि अच्छा ये फाइनल है। फाइनल कुछ नहीं है दुनिया में। दुनिया के अंदर परमानेंट जो चीज है वो चेंज है। और यूएस के बाद अब जो दिख रहा है रशिया और चाइना और सऊदी अरेबिया सामने से वोकल नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना ने ही बना लिया कि जो 100 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। और होगा कैसे? दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर के अंदर सेटल होता है। यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड आपको अगर आपको करना है तो आपको यूएस डॉलर के बगैर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए क्योंकि डॉलर इतना डिमांड में है, हर एक देश को चाहिए क्योंकि उनको ट्रेड करना है। तो यूएस डॉलर की डिमांड को कम करने के लिए यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए अगर रशिया ये कह रहा है कि हम चाइनीज करेंसी के अंदर जब डील करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप अमेरिका के सामने चाइना की करेंसी को खड़ा करना चाह रहे हो। तो जब एक अमेरिका के सामने चाइनीज करेंसी खड़ी होगी जिसके रशिया बैक कर रहा है, सऊदी अरेबिया बैक कर रहा है, इंडिया मना नहीं करेगा, इंडिया भी न्यूट्रल रहता है जनरली, तो क्या होगा? क्या होगा? अचानक अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डॉलर है उसकी डिमांड कम होगी। प्रॉब्लम पता है क्या है प्रणव? डॉलर जितना पीछे से प्रिंट किया अमेरिका ने उतना एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे पानी गिराओ और वो स्पॉन्ज के ऊपर गिराओ तो स्पॉन्ज सूखता चला जाएगा। एक दिन जब स्पॉन्ज पूरा भर जाता है, अब जब पानी गिराओगे तो स्पॉन्ज में से पानी निकलना शुरू होता है कि नहीं? तो जब डॉलर की डिमांड कब हो जाएगी और डॉलर उतना ही प्रिंट हो रहा है पीछे से, तो क्या होगा? मोर सप्लाई लेस डिमांड। क्या होगा? ठीक है, आपकी जो वैल्यू है उसकी डॉलर की वो और करेंसी के सामने कम होती चली जाएगी। और अचानक लोगों को लगेगा जो डिफरेंट दुनिया के बैंक है वो कहेंगे यार ऐसा है, अ, मेरे पास रिजर्व में अमेरिकन डॉलर है, उसकी वैल्यू गिर रही है। मेरे पास चाइनीज जो करेंसी है वो रिजर्व में कम है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है और ज्यादा ट्रेड अब उसके थ्रू हो रहा है। तो मैं एकदम डॉलर को बैग खाली करने लगूंगा और चाइनीज करेंसी का जो बैग है उसे भरना शुरू कर दूंगा। ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो पावर गेम का जो शिफ्ट है, ये हमें अपनी जीते जी इंशाल्लाह आप और मैं जिंदगी में देखेंगे कि गेम कैसे शिफ्ट होती है। इसके बीच में क्रिप्टो कहाँ सेट हो रहा है, ये वो चीजें कैसे सेट हो रही है, उसके बारे में हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी इस पार्ट का गेम है। क्योंकि रशिया ने इंटेंट जाहिर करी है कि चाइनीज करेंसी प्लस जहां उसको बिटकॉइन में ट्रेड करना होगा तो वो भी उसके लिए ओपन है। कानून नहीं है अभी, लेकिन ईरान ने इंटेंट दिखाया है। और अगर सऊदी अरेबिया भी इंटेंट शो करता है और रशिया भी इंटेंट शो करता है तो आप देख सकते हो कि दुनिया में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रिप्टो में भी हो रहा होगा जिसमें बिटकॉइन विल लीड। सो ये जो चीजें हो रही हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रणव। और अगर आप देखो तो चाइना ने अपने मेनलैंड के ऊपर तो मना कर दिया है कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग मत करो, पर हांगकांग के अंदर गेट खोल दिया है और वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है अभी क्रिप्टो को लेके। 80 से ज्यादा फर्म्स ने इंटेंट दिखाया हांगकांग में प्रेजेंस शो करने का। होबी, हॉटबिट और उस तरह के बड़े बड़े चाइनीज जो एक्सचेंजेस थे प्लस एंटिटीज थे इंक्लूडिंग बाइनेंस, वो हांगकांग जाने का कोशिश कर रहे हैं। दे आर लाइक अ बैकडोर टू चाइना। तो क्रिप्टो, दे नो दैट, उनने क्रिप्टो को बैन करके देख लिया चाइना ने, ठीक है। उसके बाद दे केम टू अ डिसीजन एंड नाउ दे हैव ओपन द गेट्स इन हांगकांग। वो चाहते तो वहां पे भी क्लोज कर सकते थे, पर वहां पे जो उन्होंने ओपन किया एंड दे आर लेटिंग इट टू बी ओपन, वो अपने आप बताता है कि जो अभी यूएस कर रहा है वो शायद थोड़ा बहुत गलत हो मेरे ख्याल से। मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, पर हांगकांग का जो उनने बैकडोर खोला उससे दे थिंक दैट क्रिप्टो विल बी अ फोर्सिएबल फ्यूचर इन द वर्ल्ड जब हम यूएस डॉलर को हरा पाएंगे इस पर्टिकुलर नेम गेम में। मूविंग फॉरवर्ड, उसकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूएस फेड की एक मीटिंग हुई थी। काफी लोग
इसको देख रहे थे बड़े लाइक बड़ा एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, और उसका रीजन ये था कि जेरोम पॉल जो चेयर हैं फेड के, उन्होंने बोला था कि हम इन्फ्लेशन के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे। जो 6% इन्फ्लेशन है उसको हम 2% से ज्यादा नहीं झेल सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। बट आफ्टर द एसवीबी बैंक फॉल आउट, ऐसा माना जा रहा था, एसवीबी बैंक फॉल आउट एंड दो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का जो बैंक रन हुआ था, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि जो ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है उसको कम करा जाए, या फिर उसको हटाया जाए, उसको जीरो कर दिया जाए, या फिर लाइक वो नेगेटिव रेट्स में लाया जाए। उसका रीजन ये था कि जो बैंक रन हुए हैं उसका कारण जो था वो एक तरह से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग ही था। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में या तो हमको जीरो देखने को मिलेगा बीपीएस रेट इंक्रीमेंट, या फिर हमको नेगेटिव साइड में मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जेरोम पॉल ने बोला कि बैंक्स आर इन राइट शेप राइट नाउ, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट the banks are facing, and we will keep on pressing our buzzer against inflation, और उसी के लिए हम इंटरेस्ट रेट को 25 बीपीएस से बढ़ाएंगे, और इस साल ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग थमने का नाम नहीं लेगी, ये आप मान के चलिए। तो काशिफ, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? व्हाई इज फेड डूइंग दिस डिस्पाइट उनकी बैंक्स के साथ ऐसा कुछ होए जा रहा है, एंड आई थिंक मेनी अदर बैंक्स आर एट वर्च्यू राइट नाउ। सो बेसिकली क्या है कि अगर वो, एक बात को समझो, ये मेंटल गेम्स होती है। मेंटल गेम ये है कि अगर वो ये रेट हाइक जीरो कर देते, रेट हाइक नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है, जनता ये समझती कि बॉस ये प्रेशर में है और रेट हाइक ये नहीं कर रहे, इसका मतलब बैंक रन को ये अवॉइड करना चाह रहे, इसका मतलब बैंकिंग क्राइसिस है। समझो ना, अगर वो रेट हाइक को जीरो कर देते तो वो एडमिट करते कि उन्होंने ये इसलिए किया है कि बैंक क्राइसिस है। उन्होंने ये नहीं करके रेट हाइक करके ये प्रूव करने की कोशिश करी कि हम कॉन्फिडेंट है यार, तुम कह रहे होगे बैंक रन है, बैंकिंग क्राइसिस हम नहीं है, ये मीडिया की बनाई हुई कहानी है। अगर बैंकिंग क्राइसिस होता तो देखो हम रेट हाइक क्यों कर रहे होते। मेंटल गेम है ये उसी तरीके की बात है कि एक चीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो पैसे को रेट हाइक करके लिक्विडिटी को कम भी करना है, और पीछे से 300 बिलियन छाप भी दिए बैंक्स को की बैलेंस शीट के अंदर जो होल है उसको भरने के लिए। 300 बिलियन डॉलर छाप भी दिए होल को भरने के लिए, और इधर से कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हैं। ये डबल गेम में जनता को ना यही चीजें समझ नहीं आती। कॉमन आदमी को लगता है ऑल इज वेल, बट थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओ, अगर सब कुछ ठीक है तो पीछे से तुमने जब से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करी है, जब से लिक्विडिटी कम करी है मार्केट से, 600 बिलियन यूएस डॉलर तुमने अपनी बैलेंस शीट से हटाए, बैलेंस शीट को कम किया। 600 बिलियन में से 300 बिलियन तो तुमने पिछले 2 हफ्ते में बैंक्स को बचाने के लिए छाप दिए फिर से। और जब तुम प्रॉब्लम में हो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हो कि सिग्नल अगर मिल गया, अगर ये जीरो कर देते तो पता है कल रात बिटकॉइन $40,000 क्रॉस कर जाता। अगर ये जीरो कर देते ना कल, तो 30-35 हजार तो कल रात हो जाता और अभी तक 40,000 क्रॉस कर जाता, क्योंकि लोगों को लग जाता अब रेट हाइक होगा ही नहीं। लेकिन कल फेडरल रिजर्व ने 2 बातें करी, 3 बातें वो बहुत ध्यान किए। एक, उसने रेट हाइक करा 25 बेसिस पॉइंट। दूसरा, उसने बोला पूरे साल रेट हाइक होगा, उसने नहीं बोला कि 2023 में। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो जेनेट येलन ने बोली कि वो किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस का कवरेज नहीं बढ़ाने वाले बैंक्स का। बैंक्स के पास 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है लोगों का, अमेरिकन का, लेकिन जो इंश्योरेंस का कवर है वो 125 बिलियन यूएस डॉलर का है। कितना बड़ा गैप है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो कवरेज बढ़ा देती, वो कहती कि चलो 2 ट्रिलियन का हम कवर बढ़ाते हैं एफडीआईसी में, तो कवरेज बढ़ाने से क्या होता है, लोगों को सिग्नल मिलता है कि बैंक रन है। उसने भी ये करके क्या करा, प्रूव करने की कोशिश करी कि ऑल इज वेल। बट जैसे ही उसने अनाउंसमेंट की, जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसका शेयर एकदम गिर गया, क्योंकि लोगों को पहले ये लग रहा था कि यार बैंक्स को ना कवरेज मिल जाएगा तो लोगों का पैसा सिक्योर हो जाएगा, तो बैंक रन नहीं होंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो जाएगा। अब लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा टूट गया बैंकों से। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है, आने वाले टाइम में आप बैंकिंग क्राइसिस को बचा नहीं पाओगे।
राइट। और आपने एक ट्वीट भी किया था इसी के ऊपर कि व्हाट इज हैपनिंग टू बैंक्स, क्योंकि अभी अभी शायद मार्केट हाँ खुला है 6 बजे तो शायद, 8:30 बजे शूट कर रहे हैं इसको इंडियन टाइम में। एंड यू कैन सी दैट द बैंकिंग मार्केट इज लाइक डाउन बाय क्रेजी अमाउंट्स। हाँ जी, ये तो वो इसीलिए आप देखो ना कि ये कितने दिन का चार्ट है, ये 1 साल का चार्ट है कि 1 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और जब बैंकर्स होते हैं ना तो ऐसे होते हैं, कुछ दिन के अंदर गेम सिमट जाती है बैंक्स की। राइट। एनीवेज, इसी 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 मोमेंट को आगे लेते हुए जो यूएस की गतिविधियां हैं उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। एसईसी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज व्हिच हैज बीन चार्जिंग पीपल ऑन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स लैंड। उसने कुछ गतिविधियां की हैं पिछले 2 से 3 दिन में, एंड दे आर मोर सिचुएटेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स क्रिप्टो रिलेटेड स्टफ। सबसे पहले जो उन्होंने एक, मैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसकी, अब मैं तो लॉयर नहीं हूँ, फिर भी मेरे को जो समझ आता है वो मैं आपको बताऊंगा। सुशी सपोन्ड बाय एसईसी। सुशी एक डाव है, उस डाव को एक नोटिस भेजा गया, सपोन्ड यानी कि उनको बोला गया कि आप कोर्ट में आओ और ये चीज बताओ कि ये जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो इसको सुशी सब डाव, सब सब पीना कहते हैं, सब पीना, सब सपीना, सपीनड, सपीना। सपीन्ड। तो ये इसको कहेंगे सपीन्ड बाय एसएपी, अगर ये प्रेजेंट में होता तो होता है सपीना। राइट। तो सपीना का मतलब होता है कि आप कोर्ट में आओ और पेशी दो। तो अब आप ये हाँ सोचोगे, और मैं आपको ऐसे बताऊं कि इन जनरल जो मैं क्रिप्टो लॉबीज में रहा हूं, वहां पे लोगों को अगर कोई भी तरह के रेगुलेशन से बचना होता है तो वो क्या करते हैं, एक डाव बना लेते हैं, डाव की ट्रेजरी कर लेते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को फ्रीलांसर बता के अपना काम चलाते हैं। दिस इज हाउ दे लाइक वर्क इन रेगुलेशन। यानी क्योंकि अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, वो चाहते नहीं है कोई एसईसी का लफड़ा है, वो चाहते नहीं है कोई सीएफटीसी का लफड़ा है, वो चाहते नहीं कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो एक डाव बना लेते हैं ताकि कोई हमें एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना बनाना पड़े, उसके शेयर होल्डर्स चेयरमैन और होल्डर्स ना बनाना पड़े, एंड वी कैन लाइक जस्ट वर्क ऑन दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली। इसलिए सब की सब जो अधिकतर क्रिप्टो एंटिटीज होते हैं वो डाव बना लेते हैं और डाव से ट्रेजरी फंड करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फिर डाव बनाते हैं और उससे ट्रेजरी फंड करते हैं। बट सुशी डाव होते हुए भी उसके अंदर लोगों को कैसे पकड़ा गया उसके बारे में डिटेल्ड यहाँ पे जो सुशी ने गड़बड़ करी है, या फिर गड़बड़ नहीं की है, गलती की है डाव होते हुए भी पकड़े जाने की, वो ये है कि सुशी को अपनी लाइबिलिटीज को कम करना था, इसीलिए उन्होंने एक इंडिविजुअल एसोसिएशन बनाया। उन्होंने सबसे पहले सुशी क्रिएटेड अ लीगल एंटिटी टू रिड्यूस लायबिलिटी, एंड देन दैट एंटिटी एंड एन इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद इट गॉट सपोन्ड। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए एक एंटिटी बनाई थी, उस एंटिटी से जो एसोसिएटेड आदमी है उसको कोर्ट में पेशी रखने के लिए बोला गया है सुशी के द्वारा। सुशी ने $3 million की अपनी यूएसडीटी की ट्रेजरी सिर्फ लीगल बैटल को फाइट करने के लिए लगा दी है। बट स्टिल इन जनरल डाओ के ऊपर जो एंटिटी बनाई है वो तो सुशी ने गलत ही किया, क्योंकि लाइक व्हाटएवर दे वर डूइंग वाज रॉन्ग, एंड नाउ नॉट रॉन्ग बट नॉट रेगुलेटेड, एंड बिकॉज दे क्रिएटेड एन एंटिटी, एसईसी ने लूप होल फाइंड कर लिया और उनको कोर्ट के अंदर बुला लिया। नाउ दिस विल बी अ बिग एंड वरीसम बैटल फॉर सुशी, एंड द पर्सन जिसने ये एंटिटी बनाई थी सुशी डाओ के लिए, वो एक बहुत बड़ी रिस्क में आ गए हैं। बिल्कुल। ये ऑल्ट कॉइन्स जितने भी है ना, वो कहीं ना कहीं उसके स्कैनर में एसईसी के, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स का टेस्ट होगा, एक ऑल्ट कॉइन का टेस्ट होगा, पॉलीगॉन का होगा, सबका होगा, जितने बैग तुमने भर रखे ना सबका टेस्ट होगा। एसईसी कैरी गेंसलर जो है वो पागल हो चुका है, वो नशा, मतलब उसको पावर का नशा आ गया भैया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो कॉइन बेस को नहीं बख्श रहा है, उसने क्रैकन को नहीं बख्शा, उसने किम करदशिया को नहीं बख्शा, उसने 8 सेलिब्रिटीज को अभी तक फाइन कर चुका है, $4.5 लाख का सेलिब्रिटीज को फाइन कर चुका है। कॉइन बेस को लपेट लिया, क्रैकन को लपेट लिया, उसने सुशी डाउ को लपेट लिया।
उसने सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मतलब मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है, बायनांस को तो वो देखना, तुम अभी बायनांस के लिए तो पूरी तैयारी कर रहे होंगे ना। तो मैं तुम्हें मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिप्टो का सबसे बड़ा टेस्ट अगले 1-2 महीने में, और जितने भी बैग तुमने भर रखे हैं, ठीक है, मतलब उन सब का टेस्ट होगा। अब तुम ये बोलो कि यार आप डरा रहे हो, ये कर रहे हो, भाई मुझे नहीं, मेरे पास तो बैग है नहीं, तो इसलिए मुझे तो डर लगता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई सतर्क कर रहा हूँ कि मतलब अब सुशीडाओ है 8-9% गिर गया, ट्रॉन है 9% गिर गया, 10% गिर गया। अब कल को हियरिंग होगी, उसमें क्या निकल के आता है, एक तो ये सब देखने वाली ट्रॉन चीज है। को ट्रॉन को वॉच ट्रेडिंग के लिए पकड़ा है, वॉल्यूम हाँ को एकदम लाइक आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है काशिफ भाई इसने किया होगा ऐसा? यार, ये अब मैं देखो इस ओपनली तो क्या बोलूं, लेकिन ये इसके हाव भाव और तुमने इसके पुराने वीडियोस अगर देखो, और जो पुरानी इसकी हरकतें थी, तो वो ये एक तरीके से शिल करता था बहुत चीजें, और हर वक्त कहता रहता था मैं डिनर पे जा रहा हूँ, मैं वॉरेन बफे पे के साथ डिनर पे कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और उल्टी सीधी बेट्स लगाता था। तो इसके कंडक्ट से पता लगता है कि एक तरीके का सिक्योरिटी को पुश कर रहा था कंडक्ट से। तो चैलेंजिंग है। हर वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर एक फाउंडर है और उसके कंडक्ट से ये व्यतीत होता है कि वो उसने फंड रेज किए थे, तो ये प्रॉब्लम है, सिक्योरिटीज के अंदर आएगा ही आएगा। हार्वे टेस्ट से हर चीज को गुजरना होगा। बिटकॉइन तो गुजर चुका है, अब बाकी सबका नंबर है। इथेरियम के ऊपर डिबेट है, तो बिटकॉइन गुजर चुका है, इथेरियम पे डिबेट है, और बाकी जितने भी हैं वो भैया उनका नंबर आएगा। अब आप ये मत सोचो कि सिक्योरिटीज होते क्या होगा, भाई सिक्योरिटीज होते अमेरिका छोड़ देंगे कंपनियां। सपोज करो ये सिक्योरिटीज घोषित हो जाए प्रोजेक्ट्स, तो सारे प्रोजेक्ट्स को या तो अगर अमेरिका में रहना है तो वहां रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अमेरिकन को अगर उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। जो वो प्रोजेक्ट है उसको अमेरिका से बाहर आना पड़ेगा। अमेरिकन को अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, प्रोजेक्ट आधा रह जाएगा। उसके अंदर से जब अमेरिकन निकल जाएंगे तो प्रोजेक्ट की जो जितना आप उसके अंदर ट्रैक्शन देखते हो ना वो खत्म हो जाएगा। जो वहां पे रजिस्टर होंगे उनको इतना लंबा फर रहा है कि जैसे सपोज प्रणव को आईपीओ करना हो आज, तो प्रणव को आज आईपीओ करना अपनी कंपनी का, तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस है ना, कुछ रूल्स है, पेपर वर्क है, डिक्लेरेशन है, कंपनी फॉर्मेशन है, सीए सीएस, पता नहीं कितने बड़े डिपार्टमेंट्स को इसको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके कंपनी आईपीओ लॉन्च कर पाएगा। सिमिलरली आपको वहां पे किसी भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने का मतलब है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बहुत बढ़ जाएगी। और सपोज करो अगर ये बताना पड़ जाए कि ट्रॉन ने अपने कजन को कितने ट्रॉन दे रखे हैं, इसको कितने दे रखे हैं, आज तो तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन सपोज अगर सिक्योरिटी घोषित हो जाए तो ट्रॉन को एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को कितने दिए थे, और उसकी गर्लफ्रेंड के पास कितने, वो वॉलेट में कितने पड़े। ये वहां ओपन चलता है। सिक्योरिटी होने के बाद आप एक तरीके के पब्लिक किताब होते हो। अभी क्या है, सब ब्लॉकचेन पे चल रहा है, और सब वो सुडोनोमिस, वो एड्रेसेस है एड्रेस। उसके पीछे चल रहा है। देखो बिटकॉइन के केस में चीज गेम अलग है, वहां सुडोनोमिटी और ये सारी चीजें, डिसेंट्रलाइजेशन, फेयरनेस, आपको डे वन से पता है। ये जो प्रोजेक्ट्स है इनकी फेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो चुके हैं पहले भी, तो इसलिए ये हार्वे टेस्ट से गुजरेंगे। राइट। एंड देयर इज अ बिग चांस दैट दे विल हैव प्रॉब्लम्स। और जो भी ट्रॉन से एसोसिएटेड भी था ना, यहाँ पे 12 कुछ सेलिब्रिटीज का नाम है। मैंने पढ़ रहा था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, तो 12 कुछ सेलिब्रिटीज का नाम है। उन सब सेलिब्रिटीज को भी बुला लिया गया एसईसी के द्वारा कि आपने कैसे शिल कर दिया इस पर्टिकुलर टोकन को, कैसे आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में इसको ला दिया। दिस इज अ बिग इशू राइट नाउ। Anyways, moving forward to the most important bit of our particular show, Coinbase, which is one of the most, or I would say the most regulated entity in crypto world right now, has been given a Wells notice. वेल्स नोटिस क्या होता है? एक तरह का एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला है एसईसी कॉइनबेस के स्टेकिंग और लिस्टिंग बिजनेस के ऊपर। उसके लिए उन्होंने एक वेल्स नोटिस निकाला है कॉइनबेस को कि
आप जो ये स्टेकिंग और लिस्टिंग का बिजनेस कर रहे हो ना, हमको उसके ऊपर शक है, उसके अंदर कुछ दिक्कत है, एंड वी विल बी इन्वेस्टिगेटिंग दैट इन डिटेल. Coinbase, the only listed exchange the only listed business related to crypto in the United States, जिसको 2021 के अंदर SEC ने खुद अप्रूव किया था, लाइक ये नैस्डैक के ऊपर लिस्ट होने के लिए, पब्लिकली ट्रेड होने के लिए, उसके ऊपर भी एसईसी रोक नहीं रहा है. स्टेकिंग और उसके लिस्टिंग बिजनेस के ऊपर उसने वेल्स नोटिस निकाल दिया है. इसके पहले क्रैकन, विच वाज द सेकंड बिगेस्ट एंटिटी इन क्रिप्टो, जो कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड है और सब कुछ, उसके ऊपर एसईसी ने धावा बोला था, एंड नाउ इट्स कॉइनबेस. ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने जब क्रैकन के ऊपर हुआ था, तब भी उसको लग रहा था कि दैट इट इज लॉन्ग एंड कमिंग, एंड नाउ इट्स फाइनली हियर. तो काशिफ भाई, आपको क्या लगता है, कॉइनबेस द मोस्ट रेगुलेटेड एक्सचेंज इन द वर्ल्ड मेरे ख्याल से, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लिस्टेड एक्सचेंज के साथ उन्होंने वेल्स नोटिस निकाल दिया एसईसी ने. तो ऑल्ट्स कॉइन का तो पता नहीं क्या होगा, पर कॉइनबेस का आपको क्या लगता है? तो सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है अमेरिका. देखिए, ये आपको सिर्फ वेब3 की दुनिया पे ही मिल सकता है सुनने को, कि आपको कुछ पर्दे के पीछे की खबर क्या है. पर्दे के पीछे की खबर ये है, यूएस को ये पता लग गया है कि बैंक्स खत्म होने वाले हैं, बैंक क्राइसिस है, आज नहीं तो कल ये फटेगा. बैंक का जो क्राइसिस है ये बड़ा होगा. उन्होंने कहा कि अच्छा, ये पैसा यहां से जब लोग निकालेंगे, तो जनरली बैंक क्राइसिस में होता है क्या है, बैंक क्राइसिस में पहले क्या होता था, जो पहले 2008-2009 में हुआ था, एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया. क्लियर हो गया? पैसा सिस्टम के अंदर रहा, पैसा सिस्टम के अंदर रहा, जो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है. एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो गया, कमजोर बैंक से मजबूत बैंक में चला गया. तो जो कमजोर बैंक थे वो मर गए, मजबूत बैंक और मजबूत होते चले गए. इस बार गेम डिफरेंट है. इस बार गवर्नमेंट को ही लग रहा है यूएस की कि पैसा बैंक से निकलेगा और सिस्टम में नहीं रहेगा, सिस्टम से स्पिल ओवर होके चला जाएगा बाहर. कहा जाएगा? एक ऐसे सिस्टम में जो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो. तो जब भी क्राइसिस होती है तो जनरली उस टाइम पे पैसा निकल के या तो गोल्ड में जाता है, कमोडिटीज में जाता है, पहले ये होता था, और एक या दूसरे स्ट्रॉन्ग बैंक में चला जाएगा. अब क्या है कि पैसा निकल के एक और सिस्टम में चला जाएगा जो कि उनके सिस्टम से बाहर है. अब उस सिस्टम को रोकने की तैयारी पहले से की जा रही है, उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों पे ताला लगाया जा रहा है. जब एंट्री एग्जिट पे ताला लग जाएगा तो सिस्टम से जब पैसा निकला बैंकिंग सिस्टम से, तो उसको मजबूरन वापस सिस्टम में आना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा सिस्टम है, ओपन सिस्टम जो है बिटकॉइन या क्रिप्टो का, उस पे ताला लग गया. उस पे ताला कैसे लगाया जाएगा? उस पे ताला लगाया जाएगा जो उस सिस्टम के कारोबारी हैं, जो उस सिस्टम को बढ़ने में फैसिलिटेट कर रहे हैं. कौन कर रहा है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो बैंक्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें बंद करो. सिल्वर गेट बंद, सिग्नेचर बैंक बंद, सिलिकॉन वैली बैंक बंद. अच्छा, अब देखो दूसरा कारोबारी कौन है? सर वो कॉइनबेस है, बंद करो. सर क्रैकन है, बंद करो. सर वो और क्या तरीके, और कैसे जा सकता है? सर USDC. ओटीसी में कौन है सबसे बड़ा प्लेयर? कौन है? सर वो लोकल बिटकॉइन वाला है. फोन लगाओ, फिनलैंड. फिनलैंड जो है वो अमेरिका का बहुत क्लोज अलाई है. यू गाइस हैव अ लोकल बिटकॉइन, ये नाक पे दम कर रहा है, बंद करो. अब बचा पैक्सफुल. पैक्सफुल भी आप देखना एक दो दिन में बंद ना हो जाए. बता रहा हूं मैं आपको. जहां इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज बंद हो रही है, वहां पैक्सफुल क्या है भाई साहब? अमेरिकन है पैक्सफुल बाय द वे. तो क्या वो अमेरिका में बैठ के P2P कर पाएगा? आप समझ ही नहीं पा रहे, आप इधर उधर यूट्यूब चैनल्स में भटक रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे. आप देखिए, जब आप अपनी पिक्चर को ना आंखों से नहीं देखते हैं, पिक्चर को एक्चुअल में आंखें बंद करके देखते हैं. प्रॉब्लम आपकी क्या है? आप ऐसे देखते हो आंखों से यूट्यूब चैनल.
अभी अगर आप इस बात को आंखों बंद करके ज्यादा सुनोगे ना, और मुझे मत देखो, स्क्रीन को मत देखो, सिर्फ आंखें बंद करके जो क्रोनोलॉजी है उसको समझोगे, तो आपको पिक्चर बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है अचानक बैक टू बैक। हो गई पिक्चर क्लियर? 30 मिनट भी हो गए, ठीक है। अब इस एक वीडियो को एक देखने एक के बाद सोचना क्या हुआ। बट कॉइनबेस के ऊपर जो मुझे एसईसी की प्रॉब्लम लग रही है वो लग रही है सिक्योरिटी की, कि अरे कुछ नहीं है एसईसी एक बात बताओ, कॉइन बेस वाले ने कितनी अच्छी बात बोली, बोला मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूं, तुम्ही ने मुझे लाइसेंस दिया, तुम्ही ने मुझे ग्रो करने दिया, तुम्हारे लोगों ने बोला ये लिस्ट करो, ये लिस्ट मत करो, तुम्हारे परमिशन से सारे मैंने काम किए, मैं आईपीओ कर दिया, मैंने लोगों के पैसे रेज कर लिए, आज तुम्हें ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। उसने यही बोला कि 30 टाइम्स, एक साल में 30 टाइम्स कॉइनबेस एसईसी के दफ्तर गया और फीडबैक मांगा, कोई फीडबैक नहीं मिला। 2022 के अंदर एक पेटिशन डाली कि एसईसी ने कोई क्रिप्टो के ऊपर कोई लीगल लॉ के बारे में बोला नहीं है। पेटिशन जो लीगली दी हुई है उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसको 2 लाइसेंस दिए थे एसईसी ने, एसईसी से जो रेगुलेटेड लाइसेंस होते हैं, बैंकिंग लाइसेंस, ब्रोकरेज लाइसेंस, वो दिए थे। वो दोनों ब्रोकरेज लाइसेंस वापस ले लिए, वापस तो नहीं ले लिए, ये वर्ड नहीं लिखा है उन्होंने, अलग वर्ड यूज किया है, डोरमेंट, डोरमेंटेड, यानी वो सस्पेंड हो गए या फिर अभी उनको अवेल नहीं कर पा रहे हैं वो। तो कॉइनबेस को सीएफटीसी से लाइसेंस लेने पड़े, सिमिलर टाइप ऑफ ब्रोकरेज के। तो इतने सालों के बाद अब जाके स्टेकिंग के ऊपर एसईसी का ये आया है बात कि दे डोंट वांट टू, दे थिंक स्टेकिंग इज अ सिक्योरिटी बिजनेस, प्लस कॉइनबेस जो भी एसेट्स बेच रहा है या जिसमें डील कर रहा है वो सब सिक्योरिटीज, इज इन इटसेल्फ अ थिंग टू नोटिस कि एसईसी का रुख बहुत सीरियस हो चुका है क्रिप्टो को लेके, एंड दे आर ऑन देयर वे टू रेगुलेट एंड वर्क टुवर्ड्स पुशिंग क्रिप्टो टू यू नो न्यू इश्यूज। चलो ठीक है यार गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू ऑल दिस इमरजेंसी अपडेट्स थे सारे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इमरजेंसी अपडेट पसंद आए होंगे, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेगा, कमेंट करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आप चैनल को देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे एनालिटिक्स ये बताते हैं कि वापस से वही काफी लोग वो देखते हैं चैनल को रेगुलर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करेगा। वेब3 की दुनिया में ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शो था। शो छोटा था लेकिन इसका इम्पैक्ट और अंडरस्टैंडिंग और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम ये करना चाहते थे, एक इमरजेंसी शो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो रमज़ान की आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद, और आपके परिवारों को सबको मुबारकबाद। और उसके बाद फिर मिलते हैं एक नए शो में मंडे के दिन, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। और तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू। शब्बा खैर, आपका क्या कहना है प्रणव? बिल्कुल, हैप्पी रमजान एवरीबॉडी। हमको इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा, पर हमको आपको ये नॉलेज देना चाहते थे इसलिए हमने ये शूट किया। सो होपफुली आपके लिए बहुत काम का रहा होगा। मंडे को फिर से आएंगे विद अ न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अंटिल देन देखते रहिए और डोंट स्टॉप बिलीविंग इन वेब3 वर्ल्ड। या ठीक है यार, ओके, थैंक यू वेरी मच।